नमस्कार, आदाब। आप सबके बीच एक सच्ची घटना के साथ मैं विश्वजीत उपाध्याय। ये घटना दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर की मेरठ से करीब 2 किलोमीटर आसपास एक शामली क्षेत्र पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाका है। वहाँ पे शामली है, शामली में नंदग्राम है, वहाँ का घटना है। एक चर्चित घटना, राकेश रोहिला हत्याकांड, जिसमें उसकी अपनी ही पत्नी और बेटी ने साजिश करके उसकी जान ले लेते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया था। आज भी इस घटना का जिक्र जब होता है तो लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटी एक बाप की हत्या करवा देती है। 7 अप्रैल 2018 की घटना है। रात के 9:45 हो रहे थे। एक व्यक्ति रोजमर्रा के दैनिक जीवनचर्या में अपने ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा हुआ है और उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। खून की मात्रा बहुत अधिक है और धीरे धीरे करा रहा है। वह व्यक्ति अपने फोन से मोबाइल निकालता है और निकालने के बाद मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च से देखता है कि उस व्यक्ति के सिर में गोली लगी है और वह व्यक्ति हल्की हल्की सांसें ले रहा है और करा रहा है। उसने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है और उस व्यक्ति को, जो कि धरती पर गिरा हुआ था, जिसके शरीर से काफी खून निकल रहे थे, उसे गोलियां लगी, उसे शिनाख्त करने के लिए आसपास के इलाके में ले जाती है। लोग तुरंत पहचान जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो चर्चित व्यक्ति था और उसे इलाके में सब लोग जानते थे। उस व्यक्ति का नाम था राकेश रोहिला, जो कि दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था। और पार्ट टाइम में ही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में कमेटी का काम लोग करते हैं। कमेटी बेसिकली एक लोगों की समूह होती है जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं और जिसकी ज़रूरत होता है उस हिसाब से उस पैसे को लेते हैं और अपना एक दूसरे को हेल्प करते हैं। राकेश रोहिला भी 30 लोगों के समूह में एक कमेटी डालने का काम करता था और कमेटी चलाता था। उस व्यक्ति की तब तक मृत्यु हो जाती है जब तक कि पुलिस उस इलाके में ले जाती है। इलाके के लोग शोर शराबे करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि इस शख्स को आखिर किसने मारा। उस शख्स के बारे में पुलिस जांच करती है। जब पुलिस की टीम आती है तो उसमें जो मुख्य पुलिस का जो एसएचओ होता है, जिसे हमारे तरफ थाना प्रभारी कहते हैं, उसमें अनिमेश गौतम और 2-3 कांस्टेबल और जितेंद्र दहिया, ये लोग साथ में आते हैं। लोगों से पता करने के क्रम में पता चलता है कि ये कमेटी का काम करते थे और अपने ऑफिस बाई ट्रेन से आते जाते थे। आसपास के इलाके में कोई उनका दुश्मन नहीं, कोई उनसे जलने वाला व्यक्ति नहीं। पुलिस अपना आगे तफ्तीश जारी रखती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि इस व्यक्ति को
किसी ने गोली मारा है और गोली मारने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। राकेश रोहिला उस इलाके का चर्चित व्यक्ति, सब लोग उसे जानते हैं क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में लीन था, सामाजिक कार्यों में सक्रिय था। वो एक कमेटी चलाता था, उससे कई लोग जुड़े थे, इसलिए लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। पुलिस पे भी दबाव आता है और 7 अप्रैल की घटना 12 अप्रैल तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिलता है। उस व्यक्ति को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कोई जानकारी किसी को नहीं मिलती है। पुलिस प्रशासन पर पब्लिक का दबाव आता है और जो अनिमेश गौतम थे थाना प्रभारी SHO थे जो, उनका तबादला करके जितेंद्र कालरा को IO नियुक्त किया जाता है। अमूमन आप लोग जानते होंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही किसी भी घटना का जिक्र करता है। अब जितेंद्र कालरा जो थे वो अनुभवी हैं अपने फील्ड में, उनको तजुर्बा है अपने पुलिसिया कार्रवाई में। वो जांच को आगे बढ़ाते हैं कि जो राकेश रोहिला हैं वो कहाँ जाते हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं, किस ट्रेन से जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, उन सब का CCTV फुटेज मंगाया जाता है। एक ऐसा CCTV फुटेज जिसमें 3 लोग बाइक पे सवार होकर दिखते हैं, जो एक दुकान पे जाते हैं, फिर वहां से वो लोग लापता हो जाते हैं। उसी दौरान राकेश रोहिला भी ऑफिस से आता है, वो भी किसी झाड़ियों में छुप जाता है। पुलिस को शक होती है और उस बाइक वाले और बाइक पे बैठे लोगों को जानकारी जुटाने लगती है। जानकारी के क्रम में आसपास के दुकान पर पुलिस जाती है और दुकानदार से पूछती है कि आप राकेश रोहिला की तस्वीर दिखाती है पुलिस और कहती है कि आप राकेश रोहिला को जानते हो। दुकानदार कहता है कि श्रीमान मैं इस व्यक्ति को तो नहीं जानता, बट इस बाइक पे जो व्यक्ति बैठा है उसे मुझे पता है कि राकेश रोहिला का बेटा था। अब पुलिस राकेश रोहिला के बेटा को उठा लेती है। बेटा से पुलिस पूछताछ करती है। जब बेटा से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है, बेटा कहता है कि मैं तो दूध लेने आया था। पुलिस कहती है कि जो बाकी 2 लोग थे तुम्हारे साथ उस दिन, उस रात को बाइक पर, वो कौन थे? पता चलता है कि जो बाइक पे दूसरा व्यक्ति बैठा था वो समीर था, राकेश रोहिला का बेटा विशाल। पुलिस से कहता है कि जो बाइक पे बैठा था वो समीर था और मेरी बहन काव्या का वो गर्लफ्रेंड है। अब पुलिस समीर को उठाती है, समीर से पूछताछ करती है। समीर कहता है कि जो राकेश रोहिला की बेटी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे से बेइंतहा प्यार करती है, मेरे से बेशुमार प्यार करती है और मेरे साथ BSc फर्स्ट ईयर में वो पढ़ती है। पुलिस अब काव्या को उठाती है और पूछती है कि तुम समीर को कैसे जानते हो, समीर कौन है और इसके साथ जो लड़का है वो कौन है। काव्या को जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो काव्या तोते की तरह सब सारी बातें बता देती है। कहती है कि श्रीमान मेरे और समीर के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बहुत दिनों से चल रहा है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ अपनी दिन रात बिताना चाहती हूँ, ये मेरा सब कुछ है। और मेरे पिताजी को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं था कि मैं इससे मिलूँ और ये मुझसे मिले जुले, इसलिए मैंने पिताजी की हत्या करवा दी। अब पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस इस जांच में सारी कहानी काव्या से पूछती है। काव्या बताती है कि सर एक दिन की बात है, समीर मेरे साथ ओयो होटल में गया था, तभी मेरे पिताजी ने ओयो होटल के बाहर हमें देखा। समीर को उन्होंने
कई थप्पड़ मारे और उन्होंने हमें मिलने से मना किया। उन्होंने कहा आइंदा इससे कभी मत मिलना। एक दिन और भी ऐसा बात है कि मेरे पिताजी घर आ गए अचानक, वो ड्यूटी नहीं गए, तो उसने समीर को देखा कि मेरे घर से निकल रहा था और मेरी माँ जो कृष्णा थी वो अकेली घर पे थी। उसके पिताजी समीर को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो बताता है कि मैं ऐसे ही आया था और मैं जा रहा हूँ। उसके पिताजी समझ जाते हैं और घर पे जाते हैं, अपनी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। यानी समीर जो था इधर बाहर काव्या से भी मिलता था और उसकी माँ कृष्णा से भी घर में मिलता था। यानी अगर बाहर रहता था तो काव्या के साथ होटल में, और घर पे रहता था तो उसकी माँ के साथ संबंध बनाता था। अब बात आई राकेश रोहिला को मारा कैसे। तो काव्या बताती है कि सर, जब हम बिल्कुल तंग आ गए इनके पापा के रोक टोक से, तो हमने पापा को रास्ते से हटाने के लिए तरकीब सोची और समीर को हमने कहा कि पापा को आप हत्या कर दो, पापा को मार दो। समीर कहता है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा की हत्या कर दूं। काव्या दबाव डालती है, उसकी माँ भी दबाव डालती है समीर पर, कहती है कि तुम्हें किसी तरह भी, अगर हमें इस प्रेम में किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहिए तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। समीर कहता है देखो मैं तो नहीं कर सकता, बट मैं कुछ शूटर को जानता हूं जो ये काम करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं इसके एवज में और वो ये काम करते हैं। उसकी माँ और कृष्णा और काव्या कहती है कि कोई बात नहीं, आप उन लोगों को बुलाओ। समीर अपने दो दोस्त सदाब और एक किसी और फ्रेंड को बुलाता है जो कि वो भाड़े के शूटर थे, जिनका काम ही है लोगों की हत्या करना, लोगों को जान लेना। चंद पैसों के लिए वो लोगों को जान ले लेते हैं। उसको बुलाया जाता है, 5 लाख मोटी रकम पर यह सौदा तय होता है। तो काव्या कहती है नहीं 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, 5 लाख हम दे नहीं सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो शूटर कहते हैं कि देखिए हमें किसी की हत्या करने में हमें पिस्टल खरीदना होता है, गोलियां खरीदनी होती है और सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, इसलिए हमें इतनी मोटी रकम की जरूरत होती है। काव्या कहती है देखो जहां तक बात रिवॉल्वर की रही, पिस्टल की रही, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उसकी गोलियां भी दूंगी और आप काम होने के बाद हमारा पिस्टल और गोली लौटा देना। शूटर तैयार हो जाते हैं। जो 5 लाख की रकम थी वो 4 लाख पे तय होती है और जो शूटर थे वो समीर के साथ राकेश रोहिला के हत्या करने के लिए रेकी करने लगते हैं। राकेश रोहिला रोजाना की तरह अपने ऑफिस से घर आता है। उसका जो घर था नंदग्राम में, शामली में, वो रेलवे स्टेशन से कुछ थोड़ी पैदल चलना पड़ता था रास्ते में, जो कि कुछ बगीचे थे। उसी रास्ते में ये लोग छिप के बैठे रहते हैं और जब राकेश रोहिला रात के 8:30 बजे अपने घर आता है तो बीच में ये लोग हाथ लगाए बैठे रहते हैं और उसके सिर में 2 मीटर की दूरी से उसको गोली मारते हैं और राकेश रोहिला का मौत हो जाती है। पुलिस उसके बाद काव्या, कृष्णा, समीर और सदाब को गिरफ्तार करती है और इनको जेल भेज देती है। ये सच्ची घटना बिल्कुल सत्य पर आधारित है और जो हमारे पास ये कहानियाँ आई वो न्यूज़पेपर और कुछ एक
रिपोर्टर के थ्रू हमने जो सुना वह आप लोगों के साथ शेयर किया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे और भी कहानी आप लोगों के सामने ला सकूं। मेरी कहानी आप लोगों को बताने का मकसद बिल्कुल कतई नहीं है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो और मैं आपको किसी की भावनाओं के साथ मैं खेल सकूं। ये कहानी बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जागरूक रहें। शायद राकेश रोहिला पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करता, शमीर की सारी करतूतें बताता, तो आज राकेश रोहिला इस धरती पर जीवित होते और आने वाले भविष्य में राकेश रोहिला के साथ किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये कहानी सुनाई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में फिर एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।